बिजनेस ऑफ द एलएलपी। पांचवा क्लोज कौन सा होता है? कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कितना कितना पार्टनर ने कंट्रीब्यूशन किया है वो बताएंगे हम इसके अंदर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर। अंदर बिल्कुल जनरल है, आप अपनी लैंग्वेज से कुछ भी लिख सकते हो, आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता होना बिजनेस ऑफ द एलएलपी, तो ऑब्वियसली आप बताओगे कि क्या बिजनेस है, क्या नेचर क्या है, व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी एक्चुअली में कंपनी क्या काम करती है, आपको बस बताना है अंदर। बाकी जर्नल है सारा। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ बच्चों, Yes, sir. कोई डाउट हो तो बताओ। No. ओके ओके। उसके बाद क्या है, आप ये भी बताओगे कि एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर किन किन बेसिस पे हो सकता है। एलएलपी मस्ट इंक्लूड द प्रोविजन। प्रोविजन बताएगी कि भाई कैसे एक नए पार्टनर को लाया जा सकता है, रिटायरमेंट कैसे हो सकती है डेथ के टाइम पे, या किसी पार्टनर को एक्सपल्स कैसे किया जा सकता है, निकाला कैसे कैसे जा सकता है। रेमुनरेशन कैसे पे करेंगे, रेमुनरेशन कैसे पे करेंगे। रेमुनरेशन बच्चों हमेशा याद रखना सिर्फ किसको पे किया जाता है, एक डेजिग्नेटेड पार्टनर को। सिर्फ एक डेजिग्नेटेड पार्टनर को रेमुनरेशन पे किया जाता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर को। बैंक अकाउंट के बारे में कि भाई बैंक अकाउंट क्या है, कहाँ किस तरह की बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन कंपनी करती है, वो एलएलपी करती है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ पे मेंटेन होते हैं। मीटिंग्स के बारे में बताया जाएगा, भाई मीटिंग्स कैसे होंगी एलएलपी की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी, बाय फेस होगी, कैसी मीटिंग होगी। इंडेमनिटी क्लोज हर एक जो एग्रीमेंट के अंदर होता है। डिस्प्यूट अगर होता है, डिस्प्यूट के लिए आप आर्बिट्रेशन में जाओगे या वो भी, ये सारे क्लोजेस होते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, एग्जाम के लिए इतना रेलेवेंट नहीं है, नॉट नॉट रेलेवेंट फॉर एग्जाम, बट आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको क्लोजेस का पता होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे तो टोटल क्लोजेस कितने हैं, यू विल से 16 क्लोज टोटल क्लोज है इसके अंदर। 16 क्लोज टोटल है इसके अंदर, 16 क्लोज इसके अंदर टोटल है। डेफिनेशन से लेके, शुरू से लेके, किसकी डेफिनेशन से लेके, डेजिग्नेटेड पार्टनर की डेफिनेशन से लेके जर्नल प्रोविजन तक 16 क्लोज होते हैं इसके अंदर। क्लियर है? इसके अंदर नहीं, इसके अंदर कुछ नहीं आएगा ऐसा। हाँ, आपसे पूछा जा सकता है प्लीज ड्राफ्ट ड्राफ्ट एलएलपी एग्रीमेंट, आपसे एलएलपी एग्रीमेंट की ड्राफ्टिंग के बारे में पूछा जा सकता है, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई रिगार्डिंग कि भाई अगर किसी पार्टनर को एडमिट करना है या किसी पार्टनर को रिटायर करना है तो किस क्लोज के अंदर हम शो करेंगे उसको, एलएलपी के। आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्लोज के अंदर उसको शो करेंगे। ऑब्वियसली जो हमने इसके रिगार्डिंग वो बता रखा है, हमारा जो एडिंग, एक्सपल्शन, रिटायरमेंट क्लोज के अंदर, या फिर कंपनी अपनी मीटिंग बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करती है, एलएलपी के कौन से क्लोज के अंदर हम इसको दिखाएंगे, मीटिंग क्लोज के अंदर। अगर कोई पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो गया, पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो गया तो डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग अगर पार्टनर आर्बिट्रेशन में जाना चाहे तो कौन से क्लोज के अंदर जाएंगे, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के अंदर जाएंगे, है ना। तो इस तरह से आप इस तरह से बता सकते हो कि भाई हाँ इस ये रेफर कर सकते हैं। आएगा तो आ सकता है, लेकिन मैं ये बता दूं कि 90% नहीं आएगा, नहीं पूछेगा वो आपसे, बट आपको पता होना चाहिए स्टिल। अब बात करते हैं अल्टरेशन ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मान लो पहले क्या था, कुछ भी किसी भी वे में अल्टरेशन हो सकती है। एलएलपी में पहले मान लो दो पार्टनर थे, वेदिका एंड कल्पना। क्या हुआ, नोबनीता पार्टनर बनना चाहती है, वो तब तक पार्टनर नहीं बन सकती जब तक कि वो एलएलपी में अल्टरेशन ना करके उसका नाम ऐड ना कर ले। अगर ये जितने क्लोज ऊपर मैंने डिस्कशन की है ना, इनमें से आप किसी भी क्लोज के अंदर कोई भी छोटा सा भी चेंज कर रहे हो
you have to change your LLP agreement, you have to alter your LLP agreement. समझ आ गई? क्लियर है? जितने भी ऊपर क्लोजेस की मैंने बात की, मान लो पहले आप मीटिंग करते थे बाय शो ऑफ हैंड, बट अब आप मीटिंग कर रहे हो बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आप चाहते हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग करना, आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप क्या ना कर लो, अपने LLP एग्रीमेंट के अंदर जो मीटिंग क्लोज है उसके अंदर ये प्रोविजन ना डाल दो। समझ आ गई? आपको अल्टरेशन करनी पड़ेगी अपनी LLP एग्रीमेंट के अंदर। क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई डाउट? आगे बढ़े? ओके ठीक है। भाई तुम कहाँ हो यार? स्वेक्षा कहाँ हो तुम? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। समझ आ रहा है स्वेक्षा? समझ आ रहा है? हाँ हाँ। नवनीता? हाँ समझ आ रहा है। पठान? मिस्टर तलीब? समझ आ रहा है ब्रदर? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अल्टरेशन कैसे होगी? अगर आपको LLP एग्रीमेंट इज द चार्टर, चार्टर क्या होता है? स्टैच्यूट, कॉन्स्टिट्यूशन। चार्टर कह लो, स्टैच्यूट कह लो, कॉन्स्टिट्यूशन कह लो, या मेमोरेंडम कह लो, वो होता है LLP का, सिमिलर टू द किसके? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जिस तरह से एक कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, एक कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, ऐसे ही क्या होता है, एक LLP का क्या होता है? LLP एग्रीमेंट होता है। इट डिफाइन द स्कोप, स्कोप मतलब it defines the scope and extent of LLP's operation as well as the right, duty, obligation of partner. Alteration mean making change to the original agreement filled with the ROC। मतलब क्या है, जैसे एक मेमोरेंडम के अंदर कंपनी की पावर्स, राइट्स, ऑब्जेक्ट्स, ऑपरेशन बताए होते हैं कि अगर इससे बाहर जाके कंपनी कोई काम करती है उसको क्या बोला जाएगा? मेमोरेंडम से आउटसाइड जाके कंपनी कोई काम करती है उसको क्या बोलेंगे? बताओगे? अगर कोई कंपनी मेमोरेंडम से आउटसाइड जाके, बाहर जाके कोई काम करती है उसको क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायरस, बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी, अल्ट्रा वायरस। इसी तरह से LLP एग्रीमेंट के अंदर भी हर एक पार्टनर्स के राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी और द स्कोप ऑफ ऑपरेशन बताया होता है, जिसके अगर बियॉन्ड जाके वो काम करते हैं तो उसको बोलेंगे इट इज अल्ट्रा वायरस, इट इज द वॉइड, वॉइड एक्ट बोल के चलेंगे उसको हम। अगर कंपनी को कुछ भी चेंज करना है एग्रीमेंट के अंदर, तो पहले उसको मतलब कुछ भी डालना है एग्रीमेंट के अंदर, कुछ भी, अगर मान लो कल्पना के पास मार्केटिंग के डिसीजन थे, मार्केटिंग के डिसीजन थे, इसके पास मार्केटिंग के डिसीजन लेने की पावर थी, बट अब इसको ऑपरेशंस दे रहे हैं, ऑपरेशंस दे रहे हैं, तो इसको ऑपरेशन तब मिल सकता है जब पहले आप क्या करो, LLP एग्रीमेंट के अंदर चेंज करोगे। क्लियर है? यस बच्चों, क्लियर? हाँ। अल्टरेशन टू द LLP एग्रीमेंट, पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन अप्रूविंग द रिवीजन ऑफ LLP एग्रीमेंट। आप क्या करोगे? LLP की मीटिंग करोगे और उसके रेजोल्यूशन पास करोगे, और रेजोल्यूशन किसके रिगार्डिंग? अल्टरेशन करने के रिगार्डिंग, अल्टरेशन करने के रिगार्डिंग। और जो भी आपने अल्टरेशन की, अल्टरेशन करने के, अमेंडमेंट करने के 30 दिन के अंदर अंदर, विद इन 30 डेज, आप किसको फाइल कर दोगे? रजिस्ट्रार ऑफ LLP को फॉर्म नंबर 3 के अंदर, ई फॉर्म 3 के अंदर आप फाइल कर दोगे। डॉक्यूमेंट क्या अटैच करोगे फॉर्म 3 के साथ? जो आपका इनिशियल ओरिजिनल एग्रीमेंट है वो,
जो आपका सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट है। सप्लीमेंट्री कौन सा होता है? जो आपने चेंज किया है, जिस क्लोज के अंदर आपने चेंज किया है उसका क्या कर दोगे? सप्लीमेंट्री अल्टर्ड एग्रीमेंट। क्योंकि ये मेन मेन एग्रीमेंट का पार्ट होता है ना। पता क्या होता है, आपको जब भी चेंज करना पड़ता है, एक होता है मेन एग्रीमेंट, आप मेन एग्रीमेंट में चेंज नहीं करोगे, अलग से एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट बनाओगे। सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट में जिस भी क्लोज के अंदर आपको चेंज करना है उसमें चेंज करके आप फर्दर दे दोगे आगे। अडेंडम भी कहते हैं इसको, अडेंडम टू द मेमोरेंडम, अडेंडम टू द एग्रीमेंट, या कोई भी ऑप्शनल अटैचमेंट है वो देके यहाँ पर चलोगे फॉर्म फॉर्म 3 के साथ, फॉर्म ई फॉर्म 3। क्लियर है? 30 दिन के अंदर अंदर आप उसको फाइल कर दोगे, बट आपको पहले क्या करना पड़ेगा? रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ओके, आगे बढ़े। अब बात आती है चेंज इन पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर। मान लो भाई आप डेजिग्नेटेड पार्टनर या पार्टनर के अंदर चेंज कर रहे हो, आप पहले 2 पार्टनर थे या आप 3 पार्टनर हो रहे हो, या पहले आप 3 पार्टनर थे या फिर अब आप 2 पार्टनर हो रहे हो, तो क्या होगा? किस तरह से चेंज होगा? वेदिका समझ आ रहा है? ओके, चेंज इन पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर। अब किस तरह से चेंज होगा वो बात कर लेते हैं। चेंज इन पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्म? ई फॉर्म 4। ई फॉर्म 4। अच्छा ये बताओ, ई फॉर्म 3 किस लिए फाइल होता है? एग्रीमेंट। अगर आपको एग्रीमेंट फाइल करना है या एग्रीमेंट में आपने कोई चेंज किया है, चेंज के बाद आपको एग्रीमेंट फाइल करना, मतलब मान लो आप इनिशियल एग्रीमेंट फाइल कर रहे हो फर्स्ट टाइम, इनिशियल कितने दिनों के अंदर अंदर फाइल हो जाना चाहिए? फ्रॉम द डेट ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ इनिशियल। बताओगे? कोई और बताओगे? स्वेच्छा बताएगी। इनिशियल एग्रीमेंट आपका पहला जो फर्स्ट टाइम एग्रीमेंट होगा, कितने दिनों के अंदर अंदर फाइल हो जाना चाहिए? स्वेच्छा, नवनीता बताओ। कल्पना, आपका फर्स्ट एग्रीमेंट ओरिजिनल 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ जयंत बता। ब्रदर तू बताता नहीं है जयंत, क्या है यार तू? यार तू एग्जाम्शन निकालने की कोशिश कर रहा है, बता। हाँ जयंत, तुझसे पूछ रहा हूँ मैं। Sir, registration cycle is 30 days, sir. रजिस्ट्रार, अरे नहीं, रजिस्ट्रार को तो हमने फाइल करना है। हाँ. तालिब भाई, तू ही बता दे, तुम क्या कर रहे हो यार? 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। जिस दिन आपकी एलएलपी इनकॉर्पोरेट होगी उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको, ये पढ़ा नहीं था हमने अभी ऊपर जब हमने स्टार्ट किया था एलएलपी एग्रीमेंट, उसके बाद जितनी भी आप चेंज करोगे वो आपके हो जाने चाहिए 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन। पासिंग द रेजोल्यूशन जिस दिन आप चेंज करोगे, चेंज के रिगार्डिंग आपने रेजोल्यूशन पास किया, तब आप क्या करोगे? फाइल कर दोगे। क्लियर है? यहां तक डाउट क्लियर? समझ आ गया? एक्टिव नहीं लग रहे तुम बच्चे बिल्कुल भी। तुम्हारे पेपर हैं 2 महीने बाद, कैसे चलेगा?
क्या रहे हो तुम? हाँ कल्पना, नींद में रहते हो क्या? नींद आती है क्या? सुबह उठने की हैबिट नहीं है? अच्छा अच्छा, हाँ तुम कॉलेज में जाती हो यार, ये तो मैं समझता हूँ बात। तुम सारे बच्चे कॉलेज जाते हो। चलो, चेंज इन चेंज इन पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर, आप फॉर्म फाइल करोगे ई फॉर्म फॉर चेंज इन पार्टनर के रिगार्डिंग। ई फॉर्म 4 फाइल करोगे आप चेंज इन पार्टनर के रिगार्डिंग। चेंज इन पार्टनर जब होगा, साथ ही साथ आपके अग्रीमेंट में भी चेंज होगा, क्योंकि अग्रीमेंट में भी तो डालोगे ना पार्टनर के नाम। तो अल्टरेशन इन अग्रीमेंट ड्यू टू द चेंज इन पार्टनर, वो भी आप डालोगे। और उसके बाद आप डालोगे डॉक्यूमेंट टू बी अटैच विद फॉर्म। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाओगे आप? consent letter of consent of partner, consents of partner, evidence of secession या evidence proof of change of name, affidavit proof of change of name. If the partner or designated partner is a company, copy of resolution of the company to become the partner in LLP, copy of resolution authorization letter mention the name and address of the individual nominated as partner designated partner। भाई जो पार्टनर क्या कर रहा है, अगर एडमिट हो रहा है, आ रहा है, अगर किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है तो वो अपना क्या देगा? कंसेंट देगा। कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है, वो अपना एविडेंस ऑफ सिसेशन उसके फॉर्म के साथ अटैच करेंगे, एविडेंस ऑफ सिसेशन। किसी पार्टनर का नाम चेंज हो रहा है, वो एफिडेविट देगा उसके रिगार्डिंग, प्रूफ बताएगा। या फिर क्या है, पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर अगर इनमें से कोई भी कंपनी है तो रेजोल्यूशन लगेगा कंपनी के, जो भी उन्होंने बोर्ड मीटिंग के अंदर रेजोल्यूशन पास किया होगा वो लगेगा। कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन अथोराइजेशन लेटर मेंशनिंग द नेम एंड एड्रेस ऑफ द इंडिविजुअल नॉमिनेटेड एज अ पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर। मैंने बात की थी कि अगर कोई कंपनी क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट या कोई कंपनी क्या है, पार्टनर है, तो वो किसको अपॉइंट करेंगे, किसको, किसी इंडिविजुअल को क्या करेंगे, वो नॉमिनेट करेंगे। तो उसके रिगार्डिंग जो भी रेजोल्यूशन पास किया होगा आपने, या जो भी उनको ऑथराइजेशन लेटर दी होगी, वो भी साथ के साथ आप फॉर्म के अंदर लगा के यहाँ पर चलोगे। समझ आ गई? कि भाई मान लो, जैसे मैं बताता हूँ आपको कि एलएलपी हुआ, जैसे अब मैं बताता हूँ, ये है वीके लिमिटेड, एलएलपी सॉरी। इसमें क्या था, आप, वेदिका और कल्पना पार्टनर थे, डेजिग्नेटेड पार्टनर। अब दो कंपनी आ रही है इसके अंदर पार्टनर बनने के लिए, एबीसी लिमिटेड और एक्सवाईजेड लिमिटेड, ये दो कंपनी आ रही है। क्या होगा, पहले तो ये, अगर ये आ रही है ना, इनको पहले तो अपना रेजोल्यूशन देना पड़ेगा कि भाई डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए, वो इस वाले की बात होती है, इस वाले की। If the partner or designated partner is company, copy of resolution of the company to become partner in LLP। इनको LLP में पार्टनर बनने के लिए रेजोल्यूशन की कॉपी देनी पड़ेगी। रेजोल्यूशन, बोर्ड मीटिंग के अंदर रेजोल्यूशन फाइल होता है ना, रेजोल्यूशन टू बिकम पार्टनर। और साथ में ये किसी इंडिविजुअल का नाम देंगे। मान लो एबीसी लिमिटेड ने कहा कि मेरे बिहाफ पे मेरा नॉमिनी है, जो भी काम करेगा वो नॉमिनीता है, और XYZ लिमिटेड ने कहा कि मेरे नाम पे स्वेच्छा करेगा। तो इनके लिए भी कंपनी अलग अलग रेजोल्यूशन पास करेंगी बोर्ड मीटिंग के अंदर, इनको अपॉइंट करने के लिए, इनको ऑथराइजेशन लेटर देंगे। उन रेजोल्यूशन या ऑथराइजेशन लेटर की कॉपी भी लगेगी। समझ आ गई? क्लियर है स्वेच्छा? ओके। चेंज ऑफ नेम, चेंज ऑफ नेम की बात कर लेते हैं। द प्रोसीजर फॉर चेंज ऑफ नेम इज गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 19 ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। ये बात करता है चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी। अगर आप एलएलपी का नाम चेंज कर रहे हो, पहले आपका नाम था वीके एलएलपी, अगर आप अपनी एलएलपी का नाम आप केवी कर रहे हो, एलएलपी केवी एलएलपी या कुछ और डाल रहे हो, क्या होगा?
वो प्रोसीजर बता रखा है सेक्शन 19 ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड इन इंडिया में अंडर सर्कमस्टांसिस नीड टू चेंज द नेम। द रीजन कैन बी बिजनेस रिलेटेड या अकाउंट ऑफ सर्टेन directive from center government. If the name of LLP is considered undesirable or similar to already existing LLP, the government can ask for the change name, and failure to comply with the such direction given shall be punishable with fine which shall not be less than 10,000 rupees but which may extend to 5 lakh rupees, and the designated partner of the limited liability partnership shall be punishable with fine which shall not be less than 10,000 rupees but which may be extend to 1 lakh rupees। दो सिचुएशन होती है आपके नेम चेंज करने की। आप दो सिचुएशन में नेम चेंज करते हो। नेम चेंज ऑफ एलएलपी सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 19 ऑफ एलएलपी एक्ट। आप दो सिचुएशन में नेम चेंज करते हो। पहला, या तो आपने अपना कोई बिजनेस चेंज किया है, पहली कंडीशन है या तो कोई बिजनेस चेंज किया है तब आप अपनी एलएलपी का नाम चेंज करोगे, या फिर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दी है कि आपका जो नाम है, जो आप नाम अपनी एलएलपी का यूज करते हो, वो मैच हो रहा है, मैच विद द एग्जिस्टिंग एलएलपी। क्लियर है? आपका जो एलएलपी का नाम है वो किसी एग्जिस्टिंग एलएलपी से मैच हो रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको कहेगी कि भाई ये तो ऑलरेडी एक अलग से एलएलपी है, उससे मैच हो रहा है, प्लीज आप अपना नाम चेंज करो। या फिर जो आपने अपनी एलएलपी का नाम रखा हुआ है वो अनडिजायरेबल है। अनडिजायरेबल अनडिजायरेबल किस सेंस में हो सकता है? मान लो आपने अपनी उसका नाम रखा हुआ है वीके कुछ भी, वीके ISI LLP। ISI तो पाकिस्तान की वो सीक्रेट एजेंसी है, आप नहीं रख सकते, इट इज अनडिजायरेबल। आपने अपनी LLP का नाम रख दिया वीके कुछ भी, टेरिज्म लिमिटेड, टेरिज्म LLP, नहीं रख सकते, इट इज ऑल्सो अनडिजायरेबल, इट इज ऑल्सो ऑफेंसिव नेम, नहीं रख सकते। या आपने कोई कास्टिज्म के बेस पे रख दिया वीके, कोई भी कास्ट के बेस पे नहीं रख सकते, अनडिजायरेबल है। तो ऐसा जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि अनडिजायरेबल है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको डायरेक्शन दे सकती है कि भाई अपने नाम को क्या करो, चेंज करो। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन को नहीं मानते, फेल हो जाते हैं, तो एलएलपी के ऊपर जो पेनल्टी लगेगी वो मिनिमम लगेगी 10,000 रुपए और मैक्सिमम लगेगी 5 लाख रुपए। और जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा उस पे भी मिनिमम जो फाइन लगेगा वो 10,000 रुपए का लगेगा और मैक्सिमम लगेगा 1 लाख रुपए का। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? यस बच्चों, कोई डाउट? चलो ओके। अब प्रोसीजर क्या होता है वो बात कर लेते हैं। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर चेंजिंग द नेम ऑफ एलएलपी? Application changing the name of LLP should be first submitted to Ministry of Corporate Affairs MCA। MCA को फाइल होगी LLP का नाम चेंज करने की एप्लीकेशन। द एप्लीकेशन मस्ट हैव मैक्सिमम 6 नेम प्रेफरेंसेस। आप 6 नाम बता के चलोगे। आप अपने नाम की मतलब क्या है, जो भी आपको नाम रखना है, चेंज करना है, 6 नेम की प्रेफरेंसेस बता के चलोगे। अलग अलग 6 नेम बताओगे कि हमें इनमें से कोई नाम दे दो। One must ensure that preferences are in the tandem with the LLP naming guidelines। that tandem का मतलब होना चाहिए
इन अकॉर्डेंस, अकॉर्डेंस, टैंडम का मतलब होता है अकॉर्डेंस, कंसिस्टेंस, कि भाई वन मस्ट इंश्योर दैट द प्रेफरेंस इन द आर इन tandem with the LLP naming guidelines that have been laid down in India। जो नाम LLP को नाम के लेके जो भी गाइडलाइंस हैं कि भाई आपका नाम ऐसे होना चाहिए, इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, आप उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली जो भी ये नाम की प्रेफरेंस दोगे, आप 6 नाम बताओगे एमसीए को कि इनमें से हमें कोई सा भी नाम दे दो, तो भाई आपका नाम अगर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो स्टार्ट विद इट शुड नॉट बी आइडेंटिकल और सिमिलर विद द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वंस। आपका जो नाम है वो ना तो आइडेंटिकल होना चाहिए ना सिमिलर होना चाहिए। मान लो आप वीके लिमिटेड से आप एलएलपी से अपना नाम केवी करना चाहते हो, तो पहले तो आप देखोगे कि केवी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है क्या, या क्या हो सकता है कि आपने अपनी उसका नाम रखा केवी एलएलपी, बट केवी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के नाम से कोई इस तरह से है, केवी एलएलपी आपने डाला और एक एक दूसरी एलएलपी है केवी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, तो ये भी सेम माना जाएगा, ये आइडेंटिकल है, ये दोनों सेम माने जाएंगे, एलएलपी या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, तो ये सेम माने जाएंगे, तो इस तरह से भी नाम नहीं होना चाहिए। क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट बोल दिया करो यार। ओके 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 ओके। उसके बाद क्या है, और फिर ये भी चेक करने के बाद आप ये भी चेक करोगे, जैसे मैंने आपको चेक करके बताया था एमसीए के वेबसाइट पे कि क्या ये नाम अवेलेबल है या नहीं है। एमसीए पोर्टल पे आप जाके चेक करोगे कि ये नाम अवेलेबल है या नहीं, अगर अवेलेबल नहीं हुआ तो आप फाइनलाइज कर दोगे। चॉइस करने का पता चल गया आपको नाम, चॉइस कैसे करनी है नाम की। आप क्या करोगे, अलोंग विद द एलएलपी नेम चेंज एप्लीकेशन द पार्टनर नीड टू सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। नेम चेंज एप्लीकेशन के साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे, सर्टिफाई कॉपी ऑफ द कंसेंट ऑफ पार्टनर इन्वॉल्व इन द नेम चेंज, जितने भी सर्टिफाई कॉपी है, सर्टिफाई कॉपी ऑफ द कंसेंट ऑफ पार्टनर इन्वॉल्व इन द नेम चेंज, नेम चेंज में जितने भी पार्टनर हैं उनसे कंसेंट लोगे। कॉपी ऑफ एग्जिस्टिंग एलएलपी एग्रीमेंट, ट्रेडमार्क कॉपी ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। After suggested name get approved, one has to file Form LLP 5 giving notice of name change. The form has to be submitted to the ROC within 30 days. Form LLP 5 किस चीज के रिगार्डिंग फाइल किया जाता है बताओगे? जो आपने नाम एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया था, अगर वो अप्रूव हो गया, अप्रूव होने के साथ उसके रिगार्डिंग फॉर्म फाइल होता है आरओसी में 30 दिन के अंदर अंदर। जो नाम अप्रूव हो जाता है, आप उस नाम को रजिस्टर भी तो कराओगे ना, तो उसके लिए फॉर्म जाता है फॉर्म LLP 5, ये नोटिस होता है, और किसको जाता है ये, आरओसी को विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज। जिस दिन ये नाम अप्रूव हो गया, मान लो आपने एप्लीकेशन लगाई नेम चेंज की, नाम आपका अप्रूव हो गया, नाम अप्रूव होते ही उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको आरओसी में एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, फॉर्म LLP 5, आरओसी में LLP 5 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा 30 दिन के अंदर अंदर। समझ आ गई? एनी डाउट? The ROC after taking into consideration the application will approve या deny the name change। ROC फिर क्या करेगा, चेक करेगा, आपने नेम एप्लीकेशन दी, नेम एप्लीकेशन को फिर आप अप्रूव, जैसे भी आपको नाम अप्रूव मिलेगा बाद में जैसे भी चेक करेगा उस फॉर्म को, एप्लीकेशन को, या तो अप्रूव कर सकता है या डिनाई कर सकता है। इफ नेम इज अप्रूव द आरओसी विल इशू सर्टिफिकेट एंड द न्यू नेम विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्टिफिकेट। आपको एक नया सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिस दिन आरओसी ने आपका नाम अप्रूव कर दिया, जिस दिन आरओसी ने आपका नाम अप्रूव कर दिया, क्या होगा,
आपको नया सर्टिफिकेट आरओसी दे देगा, और जिस डेट पे नया सर्टिफिकेट मिलेगा उस डेट से आपका नया नाम इफेक्टिव हो जाएगा। तो पहला स्टेप क्या है नेम चेंज करने का? चॉइस करना। चॉइस करने के बाद फिर एप्लीकेशन आप लगाओगे। एप्लीकेशन कौन से फॉर्म के अंदर लगाओगे? कौन से फॉर्म के अंदर एप्लीकेशन लगेगी? LLP 5 के अंदर। आरओसी उसको अप्रूव करेगा। आरओसी के अप्रूव करते ही आरओसी क्या इशू करेगा? आरओसी क्या इशू करेगा? क्या इशू करेगा बताओगे? अरे बच्चों, if the name is approved, the ROC will issue certificate। आरओसी मान लो सर्टिफिकेट, कैसा सर्टिफिकेट इशू करेगा वो सर्टिफिकेट मैं बता देता हूँ। मान लो आपका नाम था पहले वीके लिमिटेड, वीके एलएलपी, इस नाम का सर्टिफिकेट था, लेकिन अब तो आपका नाम चेंज हो गया ना, केवी हो गया ना, तो इस नाम का नया न्यू सर्टिफिकेट आपको इशू होगा, केवी एलएलपी के नाम का। और जिस दिन ये सर्टिफिकेट इशू होगा उस डेट का फिर आप क्या होगा, इफेक्टिव हो जाएगा आपका नया नाम। ठीक है ना? एनी डाउट? वेदिका, स्वेक्षा, कोई डाउट? समझ आ गया? हम्म, ठीक है। ये प्रोसीजर बता रखा है प्रॉपरली। पहले आप चेक करोगे, चेक फॉर द नेम चेंज प्रोविजन इन द एलएलपी एग्रीमेंट। आप ये चेक करोगे कि क्या मेरे एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर जो नेम चेंज से रिलेटेड मेरे को ऑथराइजेशन है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्या करोगे? अगर आपके एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर आपको ऑथराइजेशन नहीं है, हाँ, तो फिर आप क्या करोगे? कोई बताएगा? जैसे आप आर्टिकल में करते हैं कंपनी के, अगर आर्टिकल में ऑथराइजेशन नहीं है कंपनी के, हम आर्टिकल को क्या करते हैं? आर्टिकल में अगर कोई प्रोविजन नहीं होता तो उस प्रोविजन को डालने के लिए हम क्या करते हैं? आर्टिकल में क्या कहते हैं उस चीज को? यस, अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स। ऐसे ही हम फिर क्या करेंगे, अल्ट्रेशन करेंगे अपने एलएलपी की, उसके अंदर प्रोविजन डालेंगे नेम चेंज के रिगार्डिंग। नेम चेंज के रिगार्डिंग फिर हम फॉर्म फाइल करेंगे, फॉर्म 5 फाइल करेंगे। फॉर्म 5 फाइल क्या होता है? फॉर्म 5 क्या था? एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर नेम चेंज अलोंग विद द अटैचमेंट जो हमने पढ़ी अभी ऊपर। आरओसी उसको चेक करेगा, उसको चेक करने के बाद अगर आरओसी अप्रूव कर देता है तो उसका नया फ्रेश सर्टिफिकेट इशू करेगा। किस फॉर्म के अंदर? फॉर्म 16 के अंदर। फॉर्म 16 के अंदर एक नया सर्टिफिकेट इशू करेगा नेम चेंज का। तो ये प्रोसीजर किस तरह से चल रहा है? ये इस तरह से चल रहा है। यहाँ से मैंने आपको यहाँ से डायरेक्टली बता दिया, लेकिन मेन ये यहाँ से ऐसे चल रहा है। पहले आप अगर अपना एलएलपी एग्रीमेंट देखोगे, अगर एलएलपी एग्रीमेंट में प्रोविजन नहीं है तो उसको चेंज करोगे हर एक सारे पार्टनर की कंसेंट के द्वारा। फिर आप नाम चेक करोगे एमसीए पे, फिर एप्लीकेशन फाइल करोगे। जब क्या होगा, एप्लीकेशन फाइल हो जाएगी, भाई आरओसी उसको क्या करेगा? वंस द नेम इज अप्रूव्ड बाय द आरओसी इट शैल बी अवेलेबल फॉर अडॉप्शन फॉर 3 मंथ्स। मान लो आपको नाम अप्रूव कर दिया, 3 महीने तक नाम आपके पास रहेगा। अगर आपने उसको अडोप्ट नहीं किया बाय फाइलिंग एडोप्ट, अगर आपने उसको प्रॉपरली फाइलिंग फॉर्म एडोप्ट नहीं किया तो उसको क्या होगा, आरओसी कैंसिल भी कर सकता है। आपको 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी में फाइल करना होगा फॉर्म, अपना आरओसी में फाइल करना होगा। पहली चीज होगी आपका एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर चेक करना। अगर नहीं है तो सारे पार्टनर की कंसेंट लेके प्रोविजन डालना अमेंडमेंट करके एलएलपी के अंदर। फिर उसमें चेक करना कि भाई एमसीए पे नेम अवेलेबिलिटी है या नहीं है। फिर उसमें रन के ऊपर नेम एप्लीकेशन फाइल करना कि भाई मुझे नेम अप्रूवल के लिए। नेम आपका जब अप्रूव हो जाएगा
वो आपके पास 3 महीने तक रहेगा। अडॉप्शन के लिए आप फॉर्म 5 फाइल करोगे। उसके बाद आरओसी अगर ठीक लगता है आरओसी को कि भाई हाँ सही है नाम, तो आपको नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वो नेम चेंज का नया सर्टिफिकेट इशू कर देगा। और जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा उस दिन से आपका नेम इफेक्टिव हो जाएगा। और आप एलएलपी में जो आपने अमेंडमेंट की थी नेम चेंज के रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग कौन सा फॉर्म फाइल करोगे? एलएलपी फॉर्म 3। क्लियर है? हाँ, एलएलपी के रिगार्डिंग फिर आप नया फॉर्म फाइल करोगे। अब बात करते हैं, वंस द पार्टनर once the partner get the new certificate of registration, a supplementary agreement need to be laid down mentioning the clause in the LLP agreement has a result of name change। फिर क्या करोगे आप? अपने LLP agreement के अंदर चेंज करोगे, वो भी करना पड़ेगा आपको। नेम क्लोज के अंदर नया नाम डालना पड़ेगा। वीके LLP से हटा के अब आपको केवी LLP डालना पड़ेगा। तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी। और यही करने के बाद फिर क्या होगा, आप सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट बनाओगे और इसको फॉर्म 3 के अंदर किसको फाइल कर दोगे? आरओसी को फाइल कर दोगे। फॉर्म 3 के अंदर आरओसी को फाइल कर दोगे। क्लियर है? अटैचमेंट विद फॉर्म रन एलएलपी। रन एलएलपी क्या था? मैंने आपको बताया था रन एलएलपी क्या है। रन एलएलपी में हम क्या करते हैं बताओगे? हाँ जी, कोई बताएगा? रन एलएलपी के अंदर हम क्या करते हैं? एनीवन? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। किसी के बताने की इच्छा हो रही हो? हम्म, स्वेच्छा पता है? यस स्वेच्छा। हाँ, यस। जो रन एलएलपी होता है नेम रिजर्वेशन के लिए आप अप्लाई करते हो। जो आपको नया नाम अप्रूव कराना होता है ना, उसके लिए आप एप्लीकेशन फाइल करते हो नेम रिजर्वेशन के रिगार्डिंग। तो ये होता है रन एलएलपी। क्लियर? तो उसके साथ आप क्या क्या अटैचमेंट लगाओगे? रेजोल्यूशन ऑफ एलएलपी, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, अटैचमेंट विद फॉर्म 3। बच्चों आपके काम के 2 महीने रह गए हैं। इस टाइम पे आपको सोचना ना पड़े, आपके दिमाग से फटाफट फटाफट चीजें निकलनी चाहिए। ठीक है ना? तो वो चीज कोई नहीं। रेजोल्यूशन ऑफ एलएलपी, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, अटैचमेंट क्या लगेगी फॉर्म 3 के साथ? फॉर्म 3 क्या है? फॉर्म 3 बताओ चलो। फॉर्म 3 में हम क्या फाइल करते हैं? एग्रीमेंट फाइल करते हैं। समझ नहीं आ रही क्या? अच्छा मुझे ये बताओ, समझ आ रही है? आ रही है? तो फिर कहाँ दिमाग में कहाँ जा रहा है? मैं पूछ रहा, अभी बताया मैंने अभी बच्चों को सबको। स्वेच्छा कहाँ हो तुम? यू देयर स्वेच्छा? आ रही है समझ? हाँ, तो फिर पूछ रहा हूँ ना मैं, बताओ अगर पता है तो अकॉर्डिंगली। क्लियर है वेदिका? चलो, तो ये चीजें होनी चाहिए फॉर्म 3 के साथ। कंसेंट लगेगी पार्टनर की। और फॉर्म 3 क्या होता है? आरओसी में
फाइल होता है एग्रीमेंट्स। एग्रीमेंट जो भी अगर आप एग्रीमेंट इनिशियली फाइल करते हो या कोई अमेंडमेंट करते हो वो आप फाइल करोगे। क्लियर। और इसके साथ आप सारी पार्टनर की कंसेंट और नोटिस ऑफ चेंज ऑफ नेम लगा के यहाँ पर चलोगे। यहाँ तक हमारा हो गया नेम चेंज के रिगार्डिंग प्रोविजन, नेम चेंज के प्रोविजन। आगे बढ़ते हैं शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। अगर कोई एलएलपी मान लो एलएलपी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर रही थी तो उसके लिए क्या प्रोविजन होंगे? नोटिस फॉर चेंजिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। आप फॉर्म 15 फाइल करोगे विद इन 30 डे फ्रॉम द चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस के रिगार्डिंग जो फॉर्म फाइल होता है वो फॉर्म 15 फाइल होता है। फॉर्म 15 आप रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज के रिगार्डिंग फॉर्म 15 फाइल करोगे। प्रोसीजर क्या कहां दे रखा है रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने का? रूल 17 के अंदर, एलएलपी रूल 17 के अंदर। और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं फॉर्म 15 के साथ? प्रूफ ऑफ चेंज ऑफ एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस इज मैंडेटरी अटैचमेंट। सबसे पहला तो प्रूफ ऑफ चेंज ऑफ एड्रेस। दूसरा, कॉपी ऑफ मिनट्स ऑफ द डिसीजन रेजोल्यूशन कंसेंट ऑफ पार्टनर या फिर एक्सट्रैक्ट ऑफ द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज टू बी प्रोवाइडेड एज मैंडेटरी अटैचमेंट। मतलब आप मिनट्स या कोई आपने मीटिंग करी एलएलपी की या सारे पार्टनर की कंसेंट, वो भी साथ के साथ आप क्या करोगे? प्रॉपरली लगा के चलोगे हैज एन अटैचमेंट, जो भी रेजोल्यूशन पास किया। थर्ड पॉइंट, in case of change of place of the registered office from one state to another state, it is mandatory to enclose copy of public notice and consent of secured creditors। क्योंकि जब आप मान लो दिल्ली से आप किसी दूसरी मुंबई में अपना ऑफिस चेंज कर रहे हो तो ये वन स्टेट टू अनदर स्टेट है। आपको प्रॉपरली क्या करनी पड़ती है? फिर एक लंबा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। आपको फिर अप्रूवल लेनी पड़ती है आरडी वगैरह से, रीजनल डायरेक्टर वगैरह से। रीजनल डायरेक्टर इन लोगों से आपको क्या लेनी पड़ती है? अप्रूवल लेनी पड़ती है, एप्लीकेशन लगती है, प्रॉपर एडवर्टीजमेंट होती है। पब्लिक नोटिस यहाँ पे एडवर्टीजमेंट है, आप एडवर्टीजमेंट भी देते हो प्रॉपर न्यूज़पेपर के अंदर। आप अपने कंपनी के क्रेडिटर से अप्रूवल भी लेते हो। तो ये भी आप फॉर्म 15 के साथ अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, बता के चलोगे। क्लियर है? हाँ। और कोई भी एनी अदर इंफॉर्मेशन जो मटेरियल है वो भी आप अटैच करके चलोगे। तो ये आप अपनी इसके साथ क्या है, फॉर्म 15 के साथ ये अटैचमेंट लगाओगे। कौन कौन सी अटैचमेंट? प्रूफ ऑफ चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन, या फिर अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा कर रहे हो तो कॉपी ऑफ पब्लिक नोटिस लाइक एडवर्टीजमेंट, या फिर कंसेंट ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर। ये फॉर्म 15 के साथ आप लगाओगे और 30 दिन के अंदर ये फॉर्म फाइल हो जाना चाहिए। 30 दिन कौन से 30 दिन के अंदर? 30 दिन ऑफ चेंज इन द रजिस्टर्ड ऑफिस। 30 दिन ऑफ चेंज इन द रजिस्टर्ड ऑफिस। क्लियर? चेकलिस्ट क्या है शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस की? चेकलिस्ट क्या है शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस की? 3 सिचुएशन होती है शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर। पहली चीज, चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन द सेम स्टेट विद इन द सेम जुरिडिक्शन ऑफ आरओसी। अगर आप एक स्टेट के अंदर एक आरओसी की जुरिडिक्शन में चेंज कर रहे हो, मान लो आप एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आप दिल्ली में हो, दिल्ली किसी एक जगह से दूसरी जगह में चेंज कर रहे हो, या आप छत्तीसगढ़ की किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो, वहां से अपने घर से किसी दूसरे मतलब किसी दूसरे एड्रेस पे चेंज कर रहे हो सेम, उस केस में क्या होगा? कंसेंट ली जाएगी सारे के सारे पार्टनर से, चेंजिंग द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी। नो कंसेंट। और सिक्योर्ड क्रेडिटर की मतलब पार्टनर की इसमें कंसेंट चाहिए, लेकिन सिक्योर्ड क्रेडिटर की इसमें कोई कंसेंट नहीं चाहिए। फॉर्म 15 फाइल करोगे इसमें आप, इसमें आपको क्या एडवर्टीजमेंट कराने की जरूरत पड़ती है? नहीं। 30 दिन के अंदर अंदर फाइल करना होता है ये, जब आप रेजोल्यूशन पास करोगे। इसमें आपको सिर्फ क्या करना है? सिर्फ सारे पार्टनर्स की कंसेंट लेनी है। अगर आप विद इन सेम स्टेट विद इन सेम जुरिडिक्शन ऑफ
रजिस्ट्रार आप अगर चेंज कर रहे हो, इसमें आपको किसी तरह की कोई ना तो कंसेंट लेने की जरूरत होती है सिक्योर्ड क्रेडिटर से, और ना ही आपको कोई पब्लिक नोटिस देना होता। फॉर्म 15 फाइल करोगे और 30 दिन के अंदर अंदर इसको फाइल करोगे रेजोल्यूशन पास करने के। पहला केस समझ आ गया? केस नंबर 1 समझ आ गया बच्चों? ओके, केस नंबर 1। केस नंबर 2, चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन द सेम स्टेट फ्रॉम जुडिक्शन ऑफ वन आरओसी अनदर आरओसी। मान लो कई बार एक स्टेट के अंदर दो दो आरओसी होते हैं। जैसे मैं यूपी की बात करूं, इतना बड़ा यूपी है, यूपी के अंदर दो आरओसी हैं, आरओसी ऑफ इलाहाबाद और आरओसी ऑफ लखनऊ, दो आरओसी हैं। तो इस केस में क्या होगा, आपको सारे के सारे उसकी कंसेंट लेनी पड़ेगी, पार्टनर की। इसमें किसी सिक्योर्ड क्रेडिटर की कंसेंट की जरूरत नहीं होती, फॉर्म 15 फाइल होता है और किसी तरह से कोई पब्लिक नोटिस की जरूरत नहीं होती। 30 दिन के अंदर आप फाइल करोगे, 30 दिन के अंदर आप इसको फाइल कर दोगे। सेम सिचुएशन, समझ आ गई? क्लियर है? यहां तक डाउट सारे क्लियर? किसी तरह से कोई प्रॉब्लम? थोड़ा सा आपका चैप्टर रह गया, ये इसको कल कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि मैं ये थोड़ा सा बस बाकी यही रह गया है, और बाकी इसमें कुछ बचा नहीं है। ये सारा बस एक बार डिस्कस करके कल थोड़ा सा, और इसको कल फिनिश कर देंगे हम चैप्टर को, ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास में जब भी करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे हम। तो इतना ही कराऊंगा। वन स्टेट टू अनदर स्टेट कल डिस्कस कर लेंगे हम, क्योंकि वो थोड़ा सा मैं उसको डिटेल में बताऊंगा, और इसको करने के बाद नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसको फिनिश कर देंगे चैप्टर को। आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम इसके रिगार्डिंग, ठीक है? ठीक है बच्चों, समझ आया? चलो ठीक है, फिर मिलते हैं फिर अगली क्लास में हमारी 11:30 बजे वाली क्लास के अंदर। चलो ठीक है डियर, ठीक है। ओके 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 ओके।